हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो हमने पूर्व में प्रारंभ कर रखा है, इब्न बतूता जो कि एक ट्रैवलर था और भारत आया था और उसने जो कुछ यहाँ देखा सुना, जिस तरह से उसने अपने अनुभव के आधार पे, साक्षात्कार के आधार पे जो इतिहास लेखन का कार्य किया, जो एक इतिहास के शोधार्थी को, एक इतिहास के विद्यार्थी को जो है महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाता है। उसकी पुस्तक जो रेहला के नाम से जानी जाती है, उसमें उसके यात्रा विवरण का संकलन जो है सो उपलब्ध है। तो हम इब्न बतूता को ही आगे बढ़ाते हुए उससे संबंधित बातों पे हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के काल में हमने खिलजी के समय में जो उसने खिलजी कालीन जो विवरण उसने प्रस्तुत किया है, उससे संबंधित बातों पे चर्चा हमने की। इसके बाद तुगलक कालीन विवरण का भी थोड़ा सा हमने चर्चा किया था। अब इसी तुगलक कालीन विवरण को हम आगे बढ़ाएंगे। हम देखते हैं कि 1334 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का जो निर्णय किया था, तो 1334 ईस्वी में उजड़ी हुई राजधानी दिल्ली को इब्न बतूता ने स्वयं अपनी आँखों से देखा था। और ऐसा भी नहीं है कि वो उसने रेहला में सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना ही की है, उसकी सिर्फ बुराई ही लिखी है, उसकी प्रशंसा भी की है। उसने उसकी न्यायप्रियता की तारीफ़ करते हुए लिखा है। इब्न बतूता कहता है कि अभी तक के सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक जो है वो सर्वाधिक विनम्र एवं न्याय प्रेमी है। सुल्तान विदेशियों का बड़ा सम्मान करता था। उसने एक राजाज्ञा द्वारा भारत में आने वाले समस्त विदेशियों को अजीज़ की उपाधि दे रखी थी। उसी नाम से वे प्रसिद्ध भी हो गए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र की सबसे बड़ी विशिष्टता उसकी दानशीलता एवं दयालुता थी। इब्न बतूता के ही वर्णनों से पता चलता है कि सुल्तान में परस्पर विरोधी तत्व भी विद्यमान थे, और यही कारण है कि जियाउद्दीन बर्नी जो है वो उसको एक पागल सनकी शासक की संज्ञा देता है और कहता है कि उसके व्यक्तित्व में स्वयं ही विरोधाभास था। एक तरफ जहाँ वो एक अच्छा शासक दिखता था, वहीं दूसरी तरफ वो सबसे बुरा और कठोर शासक भी दिखता था। और इब्न बतूता भी इसी बात की चर्चा करते हुए कहता है कि उस सुल्तान में परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान थे। वह अनेक उदाहरण देकर बताता है कि सुल्तान जो है कभी कभी इतना नम्र होता था कि न्यायालय में अपने अपराधों के लिए एक साधारण नागरिक की तरह उपस्थित होता था और न्यायाधीश के हाथों दंड स्वीकार करता था। और कभी कभी वह स्वयं इतना कठोर हो जाता था कि लोगों को छोटे छोटे अपराधों के लिए भी मृत्यु दंड दे देता था। तो इस प्रकार जो है सो इब्न बतूता भी जियाउद्दीन के बर्नी के बातों का समर्थन करता है और उसके वृत्तांत से मोहम्मद तुगलक के व्यक्तित्व व चरित्र का मूल्यांकन करने में इतिहासकारों को काफ़ी मदद जो है वो मिली है। तुगलक कालीन या फिर जितना समय तक इब्न बतूता भारत में रहा था, उसने जो यहाँ की सड़क व्यवस्था को देखा, उस पर उसने प्रकाश डाला है और तत्युगीन सड़क व्यवस्था का विस्तृत वर्णन वह प्रस्तुत करता है। वह बताता है कि देश में सड़कों का जो है जाल बिछा था। साम्राज्य के प्रायः सभी भाग पत्थर से निर्मित समतल सड़कों द्वारा परस्पर जुड़े हुए थे। दिल्ली से दौलताबाद तक सड़कों के दोनों ओर सघन वृक्ष थे। यात्रियों को ऐसा प्रतीत होता था जैसे लगता था कि वो किसी उपवन में यात्रा कर रहे हैं। पैदल एवं घोड़े द्वारा डाक जो है वो भेजी जाती थी। इब्न बतूता लिखता है कि इब्न बतूता के अनुसार वह कहता है कि धार से दिल्ली तक की यात्रा जो है वो 24 दिन में, करा से दिल्ली तक की यात्रा जो है वो 20 दिन में, और वही दिल्ली से दौलताबाद 40 दिन में, और दिल्ली से मावड़ 6 माह में पूरी होती थी। उसने जो अपने आकलन किए थे, उसके आधार पर वो इस तरह का विवरण प्रस्तुत करता है कि यात्रा कहाँ से कहाँ तक जो है वो कितना दिनों में पूरी की जा सकती थी। इब्न बतूता के वृत्तांत से पता चलता है कि 1341 ईस्वी में चीनी सम्राट तोगन तिमूर जो वहाँ का शासक था चीन का, उसने अपना राजदूत दिल्ली भेजा और मोहम्मद बिन तुगलक से
हिमालय जो कराजल प्रदेश है वहाँ बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार करने की अनुमति मांगी थी और इसके लिए जजिया कर देना भी उसने स्वीकार कर लिया था। इस चीनी मित्रता को अस्थायी व दृढ़ बनाने के लिए जो है सुल्तान 22 जुलाई 1342 ईस्वी को इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर अनेकानेक बहुमूल्य उपहारों के साथ चीनी सम्राट के दरबार में भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को चीन की यात्रा पे भेजता है। वह 1347 ईस्वी में जो है लौटकर भारत आया और जाने के क्रम में इब्न बतूता जो है वह मालाबार, मालदीव, श्रीलंका, सुमात्रा इन सब जगहों पे रुकते हुए वो चीन पहुंचा था और इन सब जगहों के जगहों पे रुककर इन सब यात्रा के क्रम में जो उसने अनुभव प्राप्त किए उस सबों का भी वर्णन जो है उसने किया है। चीन के विषय में उसने जो भी यात्रा वृत्तांत लिखा उसकी तुलना प्रख्यात इटली यात्री मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत से की जाती है। बच्चों, आज हमने इब्न बतूता के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो स्थिति थी उसका विवरण जाना और साथ ही चीन की यात्रा पे जो वह गया और उस यात्रा के क्रम में जहाँ जहाँ वो रुका उससे संबंधित बातों को भी उसने जिक्र किया है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हमने आज किया। अब उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जिस दिन अगला क्लास होगा इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको पूरा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।